हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 72 सेट को डिस्कस किया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 73 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोफाइटस यानी मृतोपरजीवी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवक और बैक्टीरिया। दोस्तों, जो जीव मरे हुए या फिर सड़े गले जीवों या चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको मृतोपरजीवी कहते हैं, और या फिर पूर्तिजीवी भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, कवक और बैक्टीरिया। ये दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों, मेटाबॉलिक दर थायराइड के द्वारा उत्सर्जित हार्मोन T3 और T4 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थायराइड के द्वारा। अगला प्रश्न है, सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों, सेक्रेटिन हार्मोन ग्राहनी या फिर डुनेनम नामक छोटे आंत के ऊपरी हिस्से से स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, सेक्रेटिन हार्मोन जो कि एक पाचन हार्मोन है, जो शरीर के पाचन तंत्र के कुछ हिस्से को नियंत्रित करने के साथ साथ पानी की मात्रा को भी संतुलित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो दोस्तों, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम यानी मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग और आगे का भाग है उसमें स्मरण क्षमता होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरिब्रम में। दोस्तों, सेरिब्रम यह बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन यूकैरियोटिक का उदाहरण नहीं है? तो वो हो जाएगा जीवाणु। दोस्तों, जीवाणु प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है, जो कि एक कोशिकीय जीव है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि यूकैरियोटिक जो जीव होता है वो संगठित नाभिक और कोशिकांग युक्त कोशिकाओं के मौजूद होने से बना होता है, जिसमें पौधा, जानवर, ईस्ट, मानव, शैवाल ये सभी चीज हो जाता है, जिसमें बहुकोशिकीय जीव होते हैं ये। ठीक है, तो बाकी जो ऑप्शन है ईस्ट, शैवाल, मानव, ये यूकैरियोटिक है। जीवाणु सिर्फ प्रोकैरियोटिक जीव है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, शरीर की समन्वय प्रणाली है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र जो है वो शरीर का समन्वय प्रणाली है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। तो मैग्नीशियम जब जल से मिलता है तो MgHCO3 होल ट्वाइस बनाता है, और कैल्शियम से मिलता है तो Ca कैल्शियम HCO3 का होल ट्वाइस बनाता है। ठीक है, लेकिन जब इसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट मिल जाता है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट मिल जाता है, तब यह अस्थायी कठोरता बनाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम मिलान सूची 2 के उनके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ ईंधन का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका रासायनिक गुण दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है दोस्तों? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो होता है। नेचुरल गैस क्या है? तो दोस्तों, नेचुरल गैस मीथेन और ईंधन इथेन है, मीथेन और इथेन। CNG गैस क्या होता है? दोस्तों, CNG गैस मीथेन होता है। और LPG गैस जो कि ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग खाना पकाने में करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1 और 2 होगा, और वो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो दोस्तों मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो कि 65% मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे कौन आता है दोस्तों? तो सेकेंड नंबर पे हमारे मानव शरीर में जो पाया जाता है वो कार्बन पाया जाता है। कौन? कार्बन, जो कि 18.5% होता है। और फिर हाइड्रोजन पाया जाता है जो 9.5% होता है। ठीक है। और बाकी लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस ये सब नग्न मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आती है? यानी कि जो दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी मांसपेशियों में क्रैम्प आता है, दर्द या फिर ऐंठन महसूस होता है। ये क्यों होता है? तो यह लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, जो कि मांसपेशियों और आरबीसी में बनता है। दोस्तों यह तब बनता है जब ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और शरीर ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द या ऐंठन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी काय से। दोस्तों गोल्जी काय को ट्रांसफेस पर बेसिकल बॉन्डिंग के जरिए लाइसोसोम बनाते हैं। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। पहला है शरीर में भोजन का पाचन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो पुनः अपने पहले की अवस्था में नहीं लौट पाता है। तो भोजन जब हमारे पेट में पच जाता है, हमारे शरीर में पच जाते हैं, तो क्या वो पुनः भोजन बन सकता है? नहीं ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूध का दही में बनना, दही बनने के बाद फिर वापस दूध नहीं बनता, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। जो पुनः अपनी अवस्था में आ जाए वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो जल का जलवाष्प में परिवर्तन होने के बाद वह पुनः जल बन सकता है। तो इसलिए ये जो है ये भौतिक परिवर्तन है। जबकि लोहा में जंग लगता है तो वो पुनः से पूर्ण मतलब पहली के रूप में नहीं आ सकता है। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का जलवाष्प में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों अगर कोई वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वृत्ताकार गति पर में विस्थापन हमेशा लंबवत लगाए जाते हैं। देखिए ये वृत्ताकार पथ हो गया, इसका केंद्र तो सेंटर तो बीच में होगा, लेकिन ये कहीं भी जाएगा, इसका जो बल होगा वो लंबवत होगा, इससे कहीं भी जाएगा ये लंबवत होगा, है ना। तो इस वजह से इसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो शून्य होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब लघु पथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव होता है? मतलब धारा कैसे जाता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होती है? दोस्तों यह पर्याप्त रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से अधिक धारा परिपथ होने की वजह से शॉर्ट सर्किट की घटना होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्याप्त रूप से बढ़ी हुई है। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों विरंजक चूर्ण और डीडीटी ये दोनों क्लोरीन यौगिक है। कौन सा है? क्लोरीन यौगिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विरंजक चूर्ण जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको CaOCl2 करके लिखते हैं। और दोस्तों डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीडीटी जो है उसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राई
क्लोरोइथेन, ठीक है। और ये दोनों ही क्लोरीन के यौगिक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवन। दोस्तों ध्रुवन ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं होता है। ध्रुवन में वैद्युत चुंबकीय विकिरण के संपादन को एक दिशा में नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो यह अनुदैर्घ्य तरंग है, जिसमें अनुनाद, प्रतिध्वनि, विवर्तन ये सारी चीज़ें होती है। और ध्वनि तरंग को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस हो, गैस हो या फिर द्रव्य हो। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, उपास्थि यानी कार्टिलेज निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? दोस्तों उपास्थि यानी कि कार्टिलेज मूत्राशय या गुर्दे में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मूत्राशय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी कोई भी इकाई नहीं है? तो वो है दोस्तों सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व विमाहीन राशि है जो कि दो घनत्वों का अनुपात होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब। विस्थापन का क्या होता है? तो दोस्तों विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो रक्त में नहीं पाया जाता है? तो वो है क्रोमियम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों क्रोमियम एक खनिज है जो शरीर में इंसुलिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के स्तर को प्रभावित करता है, ठीक है। बाकी मैग्नीशियम, लोहा और तांबा ये सभी हमारे ब्लड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तना के रूप में हल्दी पाया जाता है, जो कि भूमिगत तना से पाया जाता है। दोस्तों हल्दी एक प्रकार का प्रकंद है जिसमें एंटीनोड और नोड पाए जाते हैं। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने की ओर जाता है, तो जब आरबीआई के द्वारा बैंक दर कम किया जाएगा तो बाजार में अधिक तरलता आएगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों होता क्या है, जब बैंक दर कम होता है तो ऋण लेने वालों को कम दर पर ऋण मिल जाता है, जिससे बाजार में पैसे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और तरलताएं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाजार में अधिक तरलता। अगला प्रश्न है, घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? तो इसमें से कौन सा विकास हो सकता है घाटे वित्तीय पोषण के कारण? तो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है, उसके बाद सरकारी काज में वृद्धि होती है, फिर धन की आपूर्ति में अधिक वृद्धि होती है, धन की आपूर्ति होती है, चालू खाते में सुधार ये नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्थिक मामलों के विभाग जिम्मेदार होते हैं। जो वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग होते हैं वह केंद्रीय बजट की तैयारी भी करते हैं और उसकी प्रस्तुति भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, दोस्तों एक खुली अर्थव्यवस्था में निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है, यानी कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संस्थाएं वस्तु और सेवाओं का व्यापार में भाग लेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 312 में, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 308 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 308 में
भारतीय दंड संहिता की जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 309 की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 309 में संघ या राज्य सेवा करने वाले व्यक्ति की भर्ती या फिर सेवा की शर्तों के बारे में जानकारी दी गई है। और अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकल नागरिकता होता क्या है? तो कोई भी व्यक्ति एक समय में एक देश का ही नागरिकता ले सकता है, ये होता है एकल नागरिकता। यानी कि आप कहीं भी जाएंगे तो आप क्या बताएंगे कि हम भारत देश के निवासी हैं, यानी आपके पास सिर्फ एक आधार कार्ड है जो कि आपके भारतीय होने का प्रमाण है। आपके लिए आपको राज्य का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, सिर्फ आपको एक देश के नागरिक होने का प्रमाण दिया जाता है। लेकिन जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को लेते हैं तो आपका ऑटोमेटिक भारत का जो नागरिकता है वो रद्द कर दिया जाता है। तो ये मेनली होता है एकल नागरिकता, यानी एक देश एक समय में एक देश का ही नागरिक होना। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यानी यद्यपि अकेले नहीं, खुद यानी स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों यह वायसराय निम्नलिखितों के अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में आया था के द्वारा स्वीकार किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों निम्नलिखितों ने इसके अलावा और क्या कहा था, यानी भारतीयों की जिम्मेवारी होने के अलावा, मतलब नए संविधान को तैयार करने में भारतीयों की जिम्मेदारी होने के अलावा इसने यह भी कहा था कि साथ ही इस प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार की भूमिका भी रहेगी। यानी कि भारतीयों को तो जिम्मेदारी दी थी लेकिन वह ब्रिटिश सरकार की भूमिका को कम नहीं किया, ख़त्म नहीं किया। तो ये वायसराय निम्नलिखितों के अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों इस अधिनियम के जरिए भारत को प्रतिनिधित्व संस्था में शामिल किया गया और कानून निर्माण की प्रक्रिया में भी जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा कथन सही है। पहला है, लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। संसद की संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता संसद के उच्च सदन के सभापति के द्वारा किया जाता है। तो ये भी गलत है दोस्तों। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह पर लोकसभा के उपाध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ना कि उच्च सदन के सभापति। तो ये भी कथन गलत है। दूसरा है, संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियम के अनुसार ही चलती है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो है, संयुक्त बैठक की कार्यवाही राज्यसभा के प्रक्रिया नियम के द्वारा अनुसंचालित होती है। तो ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसका हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि किसके द्वारा संचालित होती है, तो लोकसभा के प्रक्रिया नियम के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो दोस्तों भारत के टोटल 5 राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कौन कौन से? तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है, इससे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? तो मध्य प्रदेश दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ी का सही क्रम है?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिसमी, अबोर और मीरी यह पूरब से पश्चिम की ओर की पहाड़ियां हैं। ये तीनों पहाड़ियां दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो दोस्तों पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों पालघाट दर्रा जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है, यह केरल के पलक्कर और तमिलनाडु के कोयम्बटूर नामक स्थान को जोड़ता है। कहाँ कहाँ? केरल के पलक्कर और तमिलनाडु के कोयम्बटूर नामक स्थान को पालघाट दर्रा जोड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडापुर। दोस्तों कुंडापुर भारत के पश्चिमी तट पर पाई जाती है, ना कि यह तमिलनाडु में स्थित मैंग्रोव वनस्पति है। मैंग्रोव वनस्पति क्या होता है दोस्तों? तो तटीय खाड़ीय मिट्टी में उगने वाले झाड़ीदार या फिर छोटे पेड़ को मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति कहाँ है? तो सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरसों। दोस्तों सरसों खरीफ फसल नहीं है, यह रबी फसल है। रबी फसल सर्दियों में बोई जाती है और बसंत ऋतु में काटी जाती है। ठीक है, जबकि खरीफ फसल जो है वो मार्च अप्रैल के टाइम में बोया जाता है और इसको अक्टूबर नवंबर के टाइम में खरीफ फसल को काटा जाता है। ठीक है, तो सरसों जो है वो रबी फसल है, ना कि खरीफ फसल। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का जो ऊर्जा का मेन स्रोत है वो मात्र एक स्रोत है और वो है सूर्य का प्रकाश, सौर्य विकिरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक दोनों मिलकर इस पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, पोलावरम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों पोलावरम बहुउद्देशीय योजना जो है यह गोदावरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? गोदावरी नदी पर। यह आंध्र प्रदेश के एलूरू जिले और पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर एक स्थित बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो दोस्तों दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कंबोज था। अस्मक था। कौन सा था? अस्मक, जिसकी राजधानी पोटला या पोटली थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेदी, दोस्तों चेदी जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में मौजूद था, इसकी राजधानी सुक्तिमती थी या फिर सोथीवती थी। क्या नाम था चेदी के राजधानी का? सुक्तिमती या सोथी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी जो कि राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है, और कंबोज जो कि कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों, इसकी राजधानी हाटक था। क्या था? कंबोज की राजधानी हाटक। आप 16 टोटल महाजनपद कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो 16 महाजनपद जो है दोस्तों उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो रहता ही है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किताब-उल यामिनी किसकी रचना है? तो दोस्तों किताब-उल यामिनी यह उत्बी की रचना है। किसकी? उत्बी की। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस पुस्तक में उत्बी ने सुबुक्तिगीन और महमूद गजनबी के 1020 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी दी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा कब की गई? तो दोस्तों विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे संगम वंश से संबंधित हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, और इसके प्रथम शासक जो थे वो हरिहर प्रथम थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पहले हम लोग ये जानते हैं
कि किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था? तो वो था 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। कब था, डेट क्या था इसका? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध है। तो दोस्तों लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो यह मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इसने कब हत्या किया था? तो 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। कहाँ पे? तो लंदन में। दोस्तों कर्जन वायली थे कौन? तो यह भारत के सचिव लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन के राजनीतिक सहयोगी थे और मदन लाल ढींगरा लंदन में इंडियन हाउस के सदस्य थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के शासनकाल में पहली सदी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसुमित्र। और इसके एक उपाध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अश्वघोष। दोस्तों इसी संगीति में यानी चौथी बौद्ध संगीति में त्रिपिटक का पुनः संकलन और संस्करण किया गया। इसी संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो दोस्तों लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? दोस्तों 1876 से 80 तक इनका कार्यकाल था। इनका मानना था कि रूसी खतरे के मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों को अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति को अपनाना चाहिए, जिसको देखते हुए इन्होंने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो दोस्तों द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों महाराजा कामेश्वर सिंह ये दरभंगा के महाराज थे। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की बात करें तो दोस्तों इसका जो प्रकाशन है वह 1931 ईस्वी में प्रकाशन किया गया। और कहाँ से किया गया? तो न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बिहार की राजधानी पटना से इसका प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो दोस्तों काकोरी कांड यह हुआ कब था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। और इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा इस काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। अब दोस्तों काकोरी कांड में कौन कौन शामिल थे? तो इसमें टोटल 10 मेंबर शामिल थे, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, मन्नमथ नाथम गुप्ता, सचिंद्र नाथ बख्शी और राजेंद्र लाहरी थे। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। दोस्तों श्वेत विद्रोह 2 बार हुआ था। 2 बार कब कब हुआ था? तो पहली बार जो श्वेत विद्रोह हुआ था वह 1859 ईस्वी में हुआ था। और इस टाइम जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये हुआ क्यों था? तो यहाँ यूरोपीय सेना के विघटन के कारण यूरोपीय सेना के द्वारा विद्रोह किया गया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा गया था। और दूसरी बार लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1883 ईस्वी में हुआ था और इसका कारण इल्बर्ट विल के खिलाफ था। इसका कारण क्या था? इल्बर्ट विल। तो इस
इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो लॉर्ड रिपन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल के खिलाफ इसने श्वेत विद्रोह किया था यूरोपीय सेना ने, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करता चिदम्बरम पिल्लई थे। कौन थे? चिदम्बरम पिल्लई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन हुआ क्यों था दोस्तों? तो बंगाल विभाजन के खिलाफ ये स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो दोस्तों अशोक के अभिलेखों की भाषा प्रकृति था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृत। दोस्तों प्राकृत के साथ आर्माइक और ग्रीक भी अशोक के अभिलेख की भाषा रही है। साथ ही ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में भी इसका शिलालेख देखने को मिला है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है। यह विवरण किस राजा के राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमीर देव से संबंधित है जौहर का विवरण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्रश्न है, द्वितीय जैन संगीति कब आयोजित की गई थी? दोस्तों द्वितीय जैन संगीति 1512 ईस्वी में आयोजित की गई थी और यह बल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता देवादी क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों प्रथम जैन संगीति की बात करें तो प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्रा नामक जगह पर 300 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब? 300 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दिगंबर के नेता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। दोस्तों प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म जो है वो 2 भागों में बांट गया था, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर के नेता स्थूलभद्र थे और श्वेतांबर के नेता भद्रबाहु थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 1512 में द्वितीय जैन संगीति हुई थी। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।